आश्चर्यजनक कविता। हमारी कक्षा में एक नया छात्र आया है। उसने आते ही पहले दिन बड़े गर्व से सबको सूचित किया, भाइयों, मैं कविताएं लिख सकता हूं। ये सुनकर कक्षा के कई लड़के तो हक्के बक्के रह गए, पर एक दो ईर्ष्यालु लड़कों ने तुरंत मुंह बिगाड़ कर कहा, अरे, हमने भी बचपन में ढेरों कविताएं घिसी हैं। उस नए छात्र ने शायद ये सोचा था कि उसके कवि होने की खबर सुनते ही पूरी क्लास में हलचल मच जाएगी और लोग उसकी कविताओं का नमूना सुनने के लिए करते हुए टूट पड़ेंगे। पर जब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो बेचारा मायूस होकर खुद से ही बातें करने लगा। फिर अचानक किसी नौटंकी या जात्रा के कलाकार की तरह हाथ पांव मटकाकर सुर छेड़ते हुए एक कविता पढ़ने लगा। ओ रे विहंगम, तू के सांस में बैठा है ऊंची डाल पर सुंदर बसेरे में, नीले नभमंडल में उड़कर कितना सुख पाता है। घूम घूम कर, यदि मेरे भी होते पूंछ और पंख तो उड़ जाता संग तेरे, न सुनता कोई मनाही। अभी उसकी कविता पूरी भी नहीं हुई थी कि भवेश ने बिल्कुल उसी के अंदाज में मुंह बनाकर और सुर लगाकर चुटकी ली। यदि तुम्हारी पूंछ पर ही पंख होते तो तुम उड़ जाते और आफत टल जाती, कोई मना न करता। नया छात्र भुनभुना कर बोला, देखो बापू, जो तुम खुद नहीं कर सकते उसका मजाक उड़ाना बहुत आसान है। लगता है तुमने सियार और अंगूर की कहानी नहीं सुनी। तभी एक लड़के ने बड़े ही भोलेपन से पूछा, सियार और अंगूर, वो भला कैसी कहानी है? बस फिर क्या था। उस नए छात्र ने दोबारा सुर पकड़ा और शुरू हो गया। वृक्ष से अंगूर भक्षण करने को लालची सियार घुसा एक अंगूर के खेत में, किंतु हाय, अंगूर जो अत्यंत ऊंचाई पर थे, सियार भला उन तक पहुंचता भी कैसे? बार बार के प्रयास में होकर असफल, अंगूर खट्टे हैं, कहकर भागा छोड़ अपना राज्य। उस दिन के बाद से हमारा हरेराम उस कवि का पक्का चेला बन गया। हरेराम से ही हमें पता चला कि उस छोकरे का नाम श्यामलाल है। उसने इतनी कविताएं लिख डाली हैं कि उसकी पूरी कॉपी भर गई है। बस 8-10 कविताएं और होते ही शतक पूरा हो जाएगा और फिर वह अपनी किताब छपवाएगा। इसी बीच एक बड़ा कांड हो गया। गोपाल नाम का एक लड़का स्कूल छोड़कर जा रहा था। इस मौके का फायदा उठाकर श्यामलाल ने एक विशालकाय कविता लिख मारी। उसमें विदाई विदाई कहकर ढेरों आंसू, दुख शोक जैसे भारी भरकम शब्द भरे थे। गोपाल ने अभी आधी कविता ही सुनी थी कि वह आग बबूला हो गया। वह चिल्लाया, देख उस श्यामलाल, अगर फिर से मेरे नाम पर पॉइट्स लिखा तो एक थप्पड़ रसीद कर दूंगा। हरेराम बीच बचाव करते हुए बोला, अरे भाई, बुरा क्यों मानते हो? तुम स्कूल छोड़ रहे हो ना, इसीलिए तो उसने ये सब लिखा है। गोपाल ने झिड़कते हुए कहा, छोड़ रहा हूं तो जा रहा हूं, इसमें तेरा क्या लेना देना? अगर फिर से ऐसी सयानी हरकत की तो तेरी कविताओं की कॉपी फाड़ डालूंगा। देखते ही देखते श्यामलाल का काव्य प्रेम पूरे स्कूल में फैल गया। उसे देखकर कई और लड़कों के भीतर का सोया हुआ कवि जाग उठा। धीरे धीरे कविता लिखने का ये शौक किसी छुआछूत की बीमारी की तरह फैल गया और नीचे की कक्षा के लगभग आधे लड़कों को अपनी चपेट में ले लिया। छोटे छोटे लड़कों की जेबों में छोटी छोटी कविताओं की कापियां नजर आने लगी। खबर तो यहां तक उड़ी कि बड़े लड़कों में कुछ ऐसे भी हैं जो श्यामलाल से कहीं बेहतर कविताएं रच सकते हैं। स्कूल की दीवारें, किताबों के पन्ने और यहां तक कि परीक्षा की कॉपियों पर भी कविताएं उगाई थी। एक दिन हमारे दरबान पाड़े जी की बूढ़ी बकरी ने सींग हिलाते हुए रस्सी तोड़ दी और स्कूल के आंगन में जमकर तांडव मचाया। उसने श्यामलाल को ऐसा दौड़ाया कि वह बेचारा नाली में जा गिरा। अगले ही दिन भारत के बड़े से नक्शे पर बड़े बड़े अक्षरों में एक कविता लिखी मिली। पाड़े जी की बकरी की एक हाथ लंबी दाढ़ी, अपरूप रूप उसका, क्या कहूं बलिहारी। आंगन में उछल कूद कर नाची थी कल। फिर उसके बाद क्या हुआ जाने श्यामलाल। श्यामलाल का रंग वैसे ही काला था, पर यह कविता पढ़कर वो गुस्से से लाल हो गया। उसने तुरंत उस मैप के नीचे एक कड़ा जवाब लिखना शुरू किया। उसने अभी इतना ही लिखा था
रे अधम, कायर, पाखंडी, बर्बर कि तभी एक भारी और गंभीर आवाज गूंजी। नक्शे के ऊपर ये क्या लिखा जा रहा है? पीछे मुड़कर देखा तो हेडमास्टर साहब खड़े थे। श्यामलाल हक्का बक्का रह गया और हकलाते हुए बोला, जी हुजूर। पहले उन लोगों ने लिखा था। हेडमास्टर साहब ने कड़क कर पूछा, उन लोगों ने? कौन है वे लोग? श्यामलाल पागलों की तरह कभी हमारी तरफ देखता तो कभी छत की कड़ियों की तरफ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसका नाम ले। मास्टर साहब फिर बोले, अगर वे लोग पड़ोसी के घर में सेंध लगाने जाएंगे तो क्या तुम भी लगाओगे? खैर, उस दिन मामला रफादफा हो गया और श्यामलाल बस थोड़ी डांट पट खाकर छूट गया। इसी बीच एक दिन हमारे पंडित महाशय ने एक कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि जब वे पढ़ते थे तब उनकी कक्षा का एक लड़का बहुत ही सुंदर कविताएं लिखता था। एक बार जब स्कूल का मुआयना करने इंस्पेक्टर साहब आए तो वे उसकी कविता सुनकर इतने खुश हुए कि उन्होंने उसे एक रंगीन तस्वीरों वाली किताब इनाम में दी। बस फिर क्या था। करीब महीने भर बाद जब इंस्पेक्टर साहब सचमुच स्कूल पहुंचने वाले थे तब कक्षा के कोई 20-25 लड़के अपनी जेबों में कविताओं के कागज छिपाकर लाए थे। बड़े हॉल में पूरे स्कूल के लड़कों को कतार में खड़ा किया गया था। जैसे ही हेडमास्टर साहब इंस्पेक्टर साहब को लेकर कमरे में दाखिल हुए, श्यामलाल ने धीरे से अपनी जेब से एक कागज निकाला। अब और क्या होना था? इस डर से कि कहीं श्यामलाल अपनी कविता पहले न पढ़ ले, छोटे बड़े कवियों का पूरा दल एक साथ अलग अलग सुरों में चिल्ला चिल्ला कर अपनी अपनी कविताएं पढ़ने लगा। ऐसा लगा मानो पूरा स्कूल किसी बड़े पीतल के मजीरे की तरह झनझन कर उठा हो। इंस्पेक्टर साहब का सिर ऐसा चकराया कि वे बीच रास्ते में ही फर्श पर बैठ गए। छत पर एक बिल्ली सो रही थी। वो इस शोर से ऐसी घबराई कि हाथ पांव पटकती हुई तीसरी मंजिल से नीचे जा गिरी। स्कूल के दरबान से लेकर दफ्तर के कैशियर बाबू तक सब हाय हाय करते हुए दौड़ पड़े। जब सब कुछ थोड़ा शांत हुआ तो मास्टर साहब ने गरज कर पूछा, इतना क्यों चिल्ला रहे थे? सब चुपचाप खड़े रहे। फिर पूछा गया, कौन कौन चिल्ला रहा था? 5-7 लड़कों ने एक साथ उंगली उठाई। श्यामलाल। पर यह बात कोई नहीं मान सकता था कि अकेला श्यामलाल इतना जानलेवा शोर मचा सकता है। जिन जिन लड़कों की जेबों से कविताओं की कापियां मिली, उन्हें स्कूल के बाद 1.5 घंटे तक रोक कर रखा गया। काफी पूछताछ और सख्ती के बाद एक एक करके सारा सच बाहर आ गया। तब हेडमास्टर साहब ने पूछा, तो सबको कविता लिखने की बीमारी लग गई है? आखिर इस रोग की दवा क्या है? बूढ़े पंडित महाशय मुस्कुराए और बोले, विषस्य विषमौषधम। जहर की काट जहर ही होती है। जैसे चेचक के लिए चेचक का टीका लगाया जाता है, वैसे ही इस कविता के रोग के लिए मैं कविता का टीका लगाऊंगा। तुम सबने जो कविताएं लिखी हैं, मैं उन पर एक नोट टीका तैयार कर रहा हूं। तुम सबको 1 महीने तक रोज 50 बार इसे लिख कर लाना होगा और स्कूल में मुझे दिखाना होगा। ये कहकर उन्होंने वह टीका लिख कर दिया। पग पग पर मेल ढूंढ गिने पूरे 14 देखो लिख दिया मैंने, क्या भीषण पद्य। एक ही झटके में अब उड़ गया सब कुछ। कविता की टक्कर मार निगल गया कविता। पूरे 1 महीने तक पंडित जी ने उन कवियों से यह दंड सख्ती से वसूल किया। न जाने उस कविता में कैसा जादुई असर था कि उसके बाद स्कूल से कविता लिखने का फैशन हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। समाप्त।